नेताजी ने 1 रुपए से 1 लाख तक का नोट जारी किया। आप लोग हैरान होंगे ये बात जान करके कि भारत में 1 लाख रुपए का नोट भी छप चुका है। अभी आपको हम वो दिखाएंगे कि 1 लाख रुपए का नोट कैसा था। तो नेताजी ने 1 रुपए से 1 लाख रुपए का जो है करेंसी जारी की। करेंसी जारी करने के पीछे का उद्देश्य ये था कि नेताजी ये जान चुके थे कि यदि देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना है तो खुद की करेंसी होनी चाहिए और खुद का बैंक होना चाहिए। प्रणाम, मैं हूं अवधेश, आप लोग देख रहे हैं द हिंदी रिपोर्टर। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि इस विषय पे बहुत ज्यादा कुछ हमें जानने को सुनने को नहीं मिलता है। कई बार जानने का प्रयास किया गया, लेकिन सरकारें जो है इसके विषय में कोई डाटा हमें उपलब्ध नहीं करवाती हैं और काफी सारी भ्रांतियां हैं लोगों में, काफी सारे मतभेद हैं। लोग अपने अपने तरीके से इसके जो किस्सा है, कहानी है, उसको सुनाते हैं। हम आज बात करने जा रहे हैं आजाद हिंद फौज के जो है कमांडर और आजाद हिंद सरकार के मुखिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ऐसा माना जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो है विमान दुर्घटना में हो गई थी, लेकिन विमान दुर्घटना में उनकी जो मृत्यु हुई थी उसको लेकर के कोई दस्तावेज सरकार के पास नहीं है। ताइवान सरकार से भी जब बात की गई तो उसने भी ये बताया कि इस तारीख में जो 19 अगस्त 1945 की तारीख थी, उस तारीख में कोई जो है उस तरीके की दुर्घटना, विमान दुर्घटना वहां पे नहीं हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विमान दुर्घटना के बाद नेताजी का जो मृत शरीर था वो भी नहीं दिखाई मिला और उनकी कोई ऐसी फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध नहीं है जिसमें उनको घायल अवस्था में दिखाया जाए, या फिर उनका मृत्यु जो प्रमाण पत्र होता है उसको भी वहां की सरकार ने जारी नहीं किया। ऐसे में संदेह उठना लाजमी हो जाता है कि क्या वास्तव में नेताजी से जुड़ा हुआ जो रहस्य है उससे पर्दा कभी उठ पाएगा, या हमेशा हमेशा के लिए वो पर्दा पड़ा ही रहेगा, लोग उसके इतिहास के बारे में नहीं जान पाएंगे। चलिए हम इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनकी हत्या के पीछे मेरे हिसाब से मैं आपको डेटा या तथ्य दूंगा उसके हिसाब से आप भी ये कह पाएंगे कि शायद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में ना होकर के एक साजिश के तहत उनकी हत्या की गई थी। क्योंकि आपको ले चलते हैं हम 1919 से 1945 के इतिहास में। 1919 और 1945 के समय में जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में पूरी तरीके से कंगाल हो गया था। जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था थी उसका 3 गुना ज्यादा जर्मनी के ऊपर कर्ज था। जर्मनी को सारा कर्ज भरना था। देश पूरी तरीके से कंगाली के कगार पे आ गया था। वहां के जो केंद्रीय बैंक थे उनका निजीकरण कर दिया गया। बैंकों ने इतना बेहिसाब पैसा छापा कि उसको शॉर्ट सेल में उपलब्ध करवा दिया। क्योंकि जब ये हुआ तो इसे हाइपर इंफ्लेशन के नाम से भी जाना गया। जो जर्मनी था वहां का जो है मूल्य सूचकांक कितना ज्यादा बढ़ गया था कि किसी भी खाद्य सामग्री का या वस्तु का दाम सुबह से लेकर के शाम तक कितना बढ़ जाता था, इसकी विषय में कोई जानकारी नहीं होती थी। इतने ज्यादा सामानों, चीजों के, सामग्रियों के दाम बढ़ गए। जर्मनी पूरी तरीके से जर्जर हो चुका था, पूरा देश कंगाल हो चुका था और पूरी तरीके से मिटने के कगार पे था। आपको जानकर के हैरानी होगी, बहुत ज्यादा आप आश्चर्य करेंगे कि जर्मनी में महंगाई इस कदर बढ़ गई थी कि वहां जो फ्रैंक चलता है उसकी $1 की कीमत 4.3 लाख करोड़ फ्रैंक हो गई थी। जर्मनी का जो वहां की मुद्रा थी उसकी कीमत $1 के मतलब 4.3 लाख करोड़ हो गया। अब आपको ये बहुत ही हैरान कर देने वाला लगेगा। आपने अभी तक अपने जीवन में 1 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक का नोट जरूर देखा होगा। जर्मनी ने इन सब चीजों से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को बाहर करने के लिए उसने जो है क्या कहते हैं 100 लाख करोड़ जो है फ्रैंक का नोट छापा। अब ये जर्मनी की थोड़ा सा इतिहास की बात करते हैं। जर्मनी का शासक स्टालिन था। अब स्टालिन के विरोध में जो बैंकर्स थे, मैं रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर, ये 2 ग्रुप हुआ करते थे उस समय, इनके विषय में बात करेंगे। ये बैंकर्स थे और पूरी दुनिया पे ये नियंत्रण चाहते थे। तो क्या हुआ कि स्टालिन जो है उसके विरोध में हिटलर को जो है बैंकरों ने स्थापित करना चाहा, लेकिन बाद में जो हिटलर था वही बैंकरों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन करके आ गया। दरअसल हुआ ये कि हिटलर ने जो है बेहिसाब पैसा, हिटलर को पता चल गया था कि यदि देश को आर्थिक स्थिति से बाहर निकालना है,
विश्व की महाशक्ति बनना है तो अपनी मुद्रा, अपनी करेंसी और अपना बैंक होना चाहिए। हिटलर ने क्या किया कि कई सा जो है हिटलर ने तमाम सारे बांड जो है जारी किए और उसको बैंकों को ना देकर के जनता में जो है बांट दिया। उसने जो है उसकी अवमूल्यन कर दिया, मुद्रण कर दिया। इसे जो है ट्रेजरी ऑफ सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है। जब हिटलर ने बांडों को लोगों के बीच में जारी कर दिया, फिर क्या हुआ, देखते ही देखते जो जर्मनी थी उसकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुदृढ़ होती चली गई और जर्मनी एक महाशक्ति के रूप में बन करके सामने आया। अब बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब हिटलर जैसे क्रूर तानाशाह से मिलने के लिए जर्मनी जाते हैं तो वहां पे नेताजी को जो है काफी मायूस होना पड़ता है, क्योंकि जो हिटलर था उसकी विचारधारा भारत को लेकर के बिल्कुल भिन्न थी। हिटलर का मानना था कि भारत यदि कभी ब्रिटेन से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कभी समझौता करना पड़ता है तो जो हिटलर है, जो जर्मनी है, वो गैर जो यूरोपीय देश भारत था उससे उसकी जो है उसकी तरफ ना जाकर के वो ब्रिटेन जैसे राष्ट्रों से समझौता करना ज्यादा बेहतर समझेगा। जब ऐसी स्थिति देखी गई तो नेताजी थोड़ा जो है विचलित हुए और उनको लगा कि यहाँ से मुझे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। निराश होकर के हिटलर के सहारे ही वो हिटलर ने पनडुब्बी की व्यवस्था करवाई और पनडुब्बी के सहारे ही वो जापान पहुंचे, क्योंकि हिटलर को पता चल गया था कि यदि नेताजी के विषय में किसी को जानकारी हो जाएगी तो उनके लिए खतरा हो सकता है। ये जो हाइपर इंफ्लेशन का जो दौर था ये 1922 से 1923 के बीच में ऐसा हुआ और जो नेताजी थे साल 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी जाते हैं और हिटलर से मुलाकात करते हैं। क्योंकि हिटलर की जो विचारधारा थी, चेक अमेरिका के एक राइटर हैं, उन्होंने एक्सिस जो है इन एक्सिस स्ट्रेटजी एक बुक आई थी, उसमें उन्होंने लिखा है जो हिटलर था उसका मानना था कि भारत जो है जैसे गैर यूरोपीय राज्य के साथ में जर्मनी कभी नहीं जाएगा। हिटलर को लगता था कि यदि द्वितीय विश्व युद्ध में कभी भी ऐसी आवश्यकता पड़ी कि ब्रिटेन के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ना पड़े तो वो भारत के पक्ष में न जाकर के ब्रिटेन से समझौता करना ज्यादा बेहतर समझेगा, क्योंकि जर्मनी जो हिटलर था वो भारत को लेकर के उसकी जो विचारधारा थी वो काफी भिन्न थी और भारत को काफी घृणित तरीके से वो देखता था। क्योंकि जब 1942 में नेताजी जर्मनी जाते हैं, हिटलर से मुलाकात करते हैं, तो इस मुलाकात के बाद में नेताजी को कुछ हासिल नहीं होता है, मायूसी हाथ लगती है, तो हिटलर के सहारे ही वो पनडुब्बी से जापान पहुंच जाते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार का गठन होता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इसके मुखिया अपने आप को घोषित कर देते हैं। इस सरकार को जो है मान्यता देने वाला सबसे पहला देश 23 अक्टूबर को जापान बनता है। जापान 2 दिन बाद इस सरकार को मान्यता दे देता है और उसने अंडमान निकोबार द्वीप जो है आजाद हिंद सरकार को दे देता है। अंडमान निकोबार द्वीप जब आजाद हिंद सरकार को मिलता है तो सबसे पहले अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा जाता है। 30 सितंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीप में आजाद भारत का पहला झंडा फहरा दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कई देशों में अपने दूतावास भी खोले और जो है लगभग 11 देशों ने इनको नेताजी को मान्यता भी दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर और रंगून को इसका मुख्यालय बनाया। असली ट्विस्ट कहानी में अब यहाँ से आएगा, यहाँ से बड़ा ट्विस्ट आएगा। आपको ये जान करके बड़ी हैरानी होगी कि मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि इस घटना को हम रिलेट करके और आपको बताएंगे कि वास्तव में ये विमान दुर्घटना है या मृत्यु है या साजिश है। इससे आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फर्क जरूर निकाल पाएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने जो है अब सरकार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, तो उन्होंने क्या किया कि क्या कहते हैं, जो बर्मा है उस समय म्यांमार हुआ करता था, उसकी राजधानी जो है रंगून को 1944 में उन्होंने आजाद हिंद बैंक की वहां पे स्थापना कर दी। बैंक ने 1 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक के नोट जारी किए। आप अभी तक आपने अपने जीवन काल में 2000 रुपए का नोट देखा होगा, 100 को देखा होगा, 500 का देखा होगा, 2000 का देखा होगा, लेकिन आपने अपने जीवन काल में 1 लाख रुपए का नोट नहीं देखा होगा। हैरानी की बात यह है कि भारत में 1 लाख रुपए से लेकर 1 रुपये से लेकर के 1 लाख तक के नोट नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जमाने में छप चुके हैं। 11 जो देश थे जिन्होंने मान्यता दी थी, इन देशों में वो करेंसी चलती थी, वहां से इससे सामग्री और कुछ भी जो सामान है, वहां की वस्तुएं हैं, उनको खरीदा जा सकता था।
इन 11 देशों में जो सबसे पहला देश था वो जापान था, इसके बाद में चीन के बाद में आयरलैंड, आयरलैंड के बाद में फिलीपींस के बाद में मंचुको, और जो है इसके अलावा इटली ने है, जो है इटली, इन देशों ने आजाद हिंद सरकार को वहां की उनकी करेंसी को मान्यता दी। ये जो करेंसी है इन देशों में 11 देशों में बड़ी आसानी से चलाई जा सकती थी, वहां पे वस्तुएं खरीदी जा सकती थी और वहां पे कोई भी खरीदारी की जा सकती। अब आपको जर्मनी की उस घटना का याद दिलाते हैं जब हिटलर ने जो है अपने बांड जारी कर दिए, अपना बैंक जो है उसने खोला, अपना बांड जारी किया, तो उस समय क्या हुआ कि ये बात जो है बैंकर्स को नागवार गुजरी। अब बैंकर्स कौन थे? रोथचाइल्ड और रॉकफेलर, दो ये ऐसे ग्रुप थे जो बैंकों के तंत्र को, मायाजाल को चलाते थे। और रोथचाइल्ड ने ही जो है बैंकिंग प्रणाली जो है उसके सबसे पहले जो है उसने बैंकिंग प्रणाली को स्थापित किया था। और ये चीजें जो ग्रुप था रॉकफेलर का और रोथचाइल्ड का, ये उसको नागवार गुजरी। बैंकरों ने क्या किया कि स्टालिन जो उस समय तत्काल में जो है जर्मनी का शासक हुआ करता था, उसके विरोध में उन्होंने हिटलर को स्थापित कर दिया। हिटलर को स्थापित करने में हुआ क्या कि सरदर्द बैंकरों का हिटलर ही बनकर के आ गया, उसने अपने बॉन्ड को जारी कर दिया और इससे बैंकरों का नुकसान हुआ। लेकिन हम आपको इस घटना की याद इसलिए दिला रहे हैं क्योंकि जब भी कोई जो है इस तरीके की अपनी करेंसी या अपना जो है अपना देश बनाने की, अपना बैंक बनाने की बात जब सोचता था, तो ये जो ग्रुप होते थे रोथचाइल्ड और रॉकफेलर, ये जो दो ग्रुप होते थे, इनको ये बातें नागवार गुजरती थी और ये प्रयास करते थे कि कोई भी ऐसी जो है सरकारें, ऐसी सत्ता स्थापित ना हो जो उनके नियंत्रण से बाहर हो, जिनपे उनका नियंत्रण ना हो। ये जो बैंकर्स थे इनका सीधा संबंध जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड से, ब्रिटेन एवं जो ये बैंकर्स थे इनका सीधा संबंध ब्रिटेन और बैंक ऑफ इंग्लैंड से था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब हिटलर से मिले तो उनको कुछ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन हिटलर से उन्होंने एक चीज जो है सीखी। उनको ये चीज उन्होंने सीखा कि यदि अपने राष्ट्र को महाशक्ति बनाना है, अपने देश को महाशक्ति बनाना है, आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र बनाना है, तो अपना बैंक और अपनी करेंसी होनी चाहिए। इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में जो वर्मा है तत्कालीन म्यांमार, उसकी राजधानी रंगून में 1944 में अपने बैंक की स्थापना करते हैं। 1 रुपए से लेकर के 1 लाख तक की करेंसी को जारी करते हैं। और ये बात जो है जो बैंकर्स होते हैं, जो पूरी दुनिया पे नियंत्रण चाहते हैं, ये बात उनको नागवार गुजरती है। अब इस मामले के अलावा ऐसे तमाम मामले हम आपको रिलेट करके बताएंगे कि क्या कब इन बैंकर्स ने जो है बैंकरों को कब ये चीजें नागवार गुजरी हैं। दरअसल अमेरिका की बात करते हैं हम। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने जब अपने बैंक खोलने की, अपनी करेंसी जारी करने की कोशिश की तो रहस्यमय ढंग से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा 1963 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने जो है जो ये बैंकर्स थे इनके जो है नियम कानून को ठुकरा दिया, इनके नियंत्रण को जो है मानने से इनकार कर दिया। जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1963 में कैनेडी जो है, उन्होंने बैंकर्स के नियंत्रण को स्वीकार करना जो है उचित नहीं समझा। उन्होंने इसको, उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जो फेडरल रिजर्व जो था, उस संस्था को जो है उन्होंने ठुकरा दिया, उनके जो है उनके संरक्षण को ठुकरा दिया। अब ये फेडरल रिजर्व क्या था? ये वही फेडरल जो रिजर्व था वो वही संगठन था जिनको रोथचाइल्ड और रॉकफेलर समर्थन प्राप्त था। और ये जो संगठन है ये रोथचाइल्ड और रॉकफेलर के इशारे पे ही संगठन चलते थे। अब इस कहानी को सुनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है मैं आपको बताऊं। क्योंकि जैसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना बैंक स्थापित करते हैं, अपनी करेंसी जारी करते हैं, उसके ठीक 6 महीने बाद 18 अगस्त 1945 को ताइवान में विमान दुर्घटना के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। यह समाचार प्राप्त होता है। क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब ताइवान की सरकार से इस मुद्दे पे, इस विषय पे बात किया गया,
तो जापानी सरकार, जो ताइवान की सरकार थी, उसने इस बात से पूरी तरीके से इनकार कर दिया कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में इस तरीके का कोई विमान दुर्घटना हुई थी। संदेहास्पद बात इसलिए भी लगती है क्योंकि घायल अवस्था में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कोई तस्वीर जारी नहीं की गई। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ जो बॉडी थी वो भी वहां से प्राप्त नहीं हुई, बरामद नहीं हुई। इसके अलावा ताइवान सरकार ने कोई डेथ सर्टिफिकेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जारी नहीं किया था। इससे ये संदेह के घेरे में ये बात उठती है कि वास्तव में क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, या जो बैंकर्स थे जिनके खिलाफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनके नियंत्रण को स्वीकार नहीं किया, अपनी करेंसी को, अपने बैंक को स्थापित किया, और उनको लगता था कि देश की अर्थशक्ति जो है महाशक्ति बनाने के लिए हमें अपनी करेंसी, अपने बैंक की आवश्यकता होगी। बैंकर्स जो रोथशाइल्ड और रॉकफेलर ग्रुप था, उसको ये बात नागवार गुजरी। लगातार जिस तरीके से स्टालिन के विरोध में हिटलर को खड़ा किया गया, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन की जिस तरीके से रहस्यमय ढंग से गोली मारकर हत्या की गई, जो कैनेडी थे अमेरिका के राष्ट्रपति, 1963 में उन्होंने फेडरल जो रिजर्व संगठन था उसके संरक्षण को मानने से इनकार कर दिया, उनकी भी रहस्यमय ढंग से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। नेताजी जब अपना बैंक स्थापित करते हैं उसके ठीक 6 महीने बाद 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु में चूंकि कोई प्रमाण या कोई सर्टिफिकेट या इस तरीके से कोई डेथ बॉडी या घायल अवस्था में उनकी कोई जो है तस्वीरें जारी नहीं होती हैं, ये पूरी तरीके से बात जो है हजम नहीं होती है, कहीं ना कहीं संदेहास्पद लगती है, और संदेह जो है हमें संदेह के दायरे में लेकर के जाती है। अब कुछ तथ्य जो है वो ये कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान के विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित थे और आजादी के बाद वो मौनी बाबा के नाम से वो गुमनाम जिंदगी अपनी बिता रहे थे, गुमनामी बाबा के नाम से जाने जा रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि देश की आजादी के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ना तो जीवित थे और ना ही वो मौनी बाबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो राष्ट्रनायक, जो आजाद हिंद सरकार का गठन करता है, जो आजाद हिंद फौज की स्थापना करता है, जो नारा देता है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जो ब्रिटानिया जैसी हुकूमत से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो उसको अपने ही आजाद भारत में गुमनाम होकर के मौनी बाबा के रूप में जीना पड़ता है? ऐसी उसकी क्या मजबूरी थी? आखिर उसको किस बात से, किस मृत्यु का भय था? जब वो हिटलर जैसे क्रूर तानाशाह के सामने जाने से नहीं डरता है, जब वो रॉकफेलर और रोथशाइल्ड के विरोध को भी झेलता है, उनसे भी नहीं डरता है, जब वो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देता है, ऐसा जो है महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान क्रांतिकारी को मृत्यु का इतना भय हो गया कि आजादी के बाद आजाद भारत में ही वो गुमनाम जिंदगी जीने लगा, वो मौनी बाबा के रूप में जीने लगा। ये ऐसी क्या मजबूरी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो उनको अपने ही देश में गुमनामी की जो है जिंदगी जीना पड़ा? ये बात संदेहास्पद लगती है और शक के दायरे में इस बात को ले जाकर के खड़ा करती है। कई बार सरकार से जब जानने का प्रयास किया गया, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व की जो सरकारें थी उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए कोई डेटा या तथ्य को जारी नहीं किया। भाजपा ने प्रयास किया, कुछ तथ्य हमारे सामने जारी किए गए, लेकिन जो प्रमुख दस्तावेज या प्रमुख तथ्य थे उनको हमसे जो है छुपा के रखा गया। आज भी सरकार के पास ऐसे दस्तावेज, ऐसे जो है ऐसे प्रमाण, पुख्ता प्रमाण मौजूद हैं जिनसे स्पष्ट ये पता चलता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है हत्या की साजिश की गई थी। बैंकर्स जो थे, रोथशाइल्ड और रॉकफेलर ग्रुप ही इसके पीछे उनका हाथ था। और यदि इसकी पूरी सच्चाई बाहर आ जाती है तो ये पूरे देश में जो है एक महान फिर से क्रांति आ सकती है। इसलिए सरकारें इनको इस मुद्दे को, इस मामले को दबा करके, छुपा करके रखती हैं। आज आजादी के जो है 75 साल बीत जाने के बाद भी अपने देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान क्रांतिकारी, सच्चे सपूत के बारे में कोई प्रमाण, कोई पुख्ता दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट्स अभी तक सरकार जारी नहीं कर पाई है। क्योंकि सरकार को डर है कि यदि पुख्ता या प्रमाण के साथ में दस्तावेज बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं देश में एक क्रांति होने की संभावना है, इसलिए इन दस्तावेजों को सरकार छुपा करके रखती है। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि 18 अगस्त 1945 में इतनी सारी बातें सुनने के बाद, जानने के बाद में आप अपने जो है विवेक से आप उत्तर कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वास्तव में
18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, या जो बैंकर्स थे जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की रहस्यमय ढंग से गोली मरवा के हत्या की, कैनेडी की हत्या की जिसने स्टालिन के विरुद्ध में हिटलर को स्थापित किया, और ठीक बैंक और करेंसी स्थापित करने के 6 महीने बाद रहस्यमय तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की सूचना आती है। आपको क्या लगता है कि विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी या फिर उनकी हत्या की गई थी इन बैंकरों के द्वारा, हत्या के खिलाफ उनकी साजिश की गई थी? आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक हमारे साथ में जुड़े रहिए, और अपनी इतनी सारी बातें हमने आपके बीच में साझा की। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लगातार इतिहास से, राजनीति से, स्वास्थ्य से और शिक्षा से जो जुड़ी हुई बातें हैं, लगातार ऐसी वीडियोज हम आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।